जान हो, संदेश टू सोल्जर्स। नमस्कार। तो आज हम मौजूद हैं आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद। सर जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताएं। देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है। इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के तहत इसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षण आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है। और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके डीएनए में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को उसको सुरक्षित कर सकें। सर क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए, इत्यादि। सो जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। वेस्ट को वेस्ट ना समझें बल्कि उसको हम रिसोर्स समझें। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। सो जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो खुद ही यूज कर सकते हैं या कोई और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकिल होकर कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा। एब्सोल्युटली। सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया? क्या इस बारे में, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप प्लीज बता सकते हैं? जी बिल्कुल। आज जैसा आप जानते हैं, पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर पूरे का पहाड़ बन गया। तो इसके लिए हमने एक जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही 4 तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई एनजीओ से या संस्थाओं से जो कि रिसाइकिल हमें साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो इन सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है
वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहाँ पे इसको रीसाइकिल करके कुछ इनके यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है, उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहाँ पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहाँ से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीज़ें शुरू करी हैं यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप में करीब 50 टन से भी ज़्यादा वेस्ट को हम रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है। और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट इस तरीके से तब्दील हुए हैं। सर कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है, और इसके आगे या इसको और आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या सोचा है या क्या करना है? देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा न जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें और भी कई चीज़ शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे अगर हम पानी की बात करें, चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीज़ों पर भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊँ, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ई-राइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में आज की डेट में 25 से ज़्यादा व्हीकल हमारी इलेक्ट्रिक हो रही है, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस और जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफ़ी काम चल रहा है, जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो ग्रेड 4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटीरियल से बनाया जा रहा है। वहाँ पे ये कंजर्व करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 100 वाट का सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहाँ पे इंटीग्रेटेड एसटीपी प्लांट अनेकों वाटर रिसाइक्लिंग किट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ के एग्रीकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे कंपोस्ट मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहाँ पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ टैंक हम इसको अपना रहे हैं। आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से? देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं, यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं और तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। ये जहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने स्टोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, अन्य जैसे पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों में हिस्सा ले रहे हैं। जब भी वो यहाँ पे इस चीज़ को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहाँ पे ये सोसाइटी में इस चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज करेंगे। सर पूछना चाहूँगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण से काफ़ी मदद मिलेगी। आई होप कि जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का। जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। मैं चाहूँगा कि आप जो अपने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है,
तो मैं चाहूँगा कि आप इसको जाकर देखें और ग्राउंड पे हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे इसको दिखाएंगे। एब्सोल्युटली कॉमन साहब हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, प्लेजर टू मीट यू। कमांडेंट गौरांग जैन जी के इस संदेश से स्पष्ट होता है कि भारतीय सेना का दृष्टिकोण केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि एक स्वच्छ और सस्टेनेबल भविष्य के निर्माण तक भी विस्तृत है। इस व्यापक हरित अभियान को सफल बनाने के लिए एक स्पष्ट योजना और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। इस पूरे इनिशिएटिव का रोड मैप क्या है, आइए जानते हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे जी से। हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपके पीछे बोर्ड पे दर्शाया जा रहा है जीरो वेस्ट कैंप, तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहां भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। नए हमें गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसी के अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि आपके नीचे दर्शाया गया है ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया है। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिन्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोस्टिंग सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप आपके पीछे देखेंगे तो इसमें ड्राई वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है। तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। अगर एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज ए नॉट अ वेस्ट, इट इज इंडिफिनिट रिसोर्सेज। इसको मैं एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज एक चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया तो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पर फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मैंने प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको इस तरीके से ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिन्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो भी आगे नेचर को वो आगे प्रोटेक्ट कर दिया। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट। अभी मेरे साथी आपको ग्राउंड पर इसी के बारे में जो भी हमने पहल की है आपको विस्तार से बताएं। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने। धन्यवाद। मेजर अजीत मोरे जी की बातों से साफ है कि ये अभियान एक सोची समझी और समग्र योजना का परिणाम है और इस यात्रा की शुरुआत होती है जैविक अपशिष्ट को उपयोगी संसाधनों में परिवर्तित करने से। रसोई और अन्य स्रोतों से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए इंडियन आर्मी ने एरोबीन कंपोस्टिंग और बायोगैस प्लांट जैसे नवाचार अपनाए हैं। आइए देखते हैं इसकी ग्राउंड रिपोर्ट। बायोगैस मशीन के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इसकी कितनी गैस पैदा होती है? जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर होता है। हमारे पास जो प्लांट है इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 घंटे की गैस को प्रोड्यूस करता है। एक्सीलेंट। और सर, इसको इस्तेमाल करने से कितनी एलपीजी की बचत होती है, अगर आप ये हमें बता पाएं प्लीज। जी, ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है। और सर, इसको अपनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं अगर आप बताएं? जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास ये जो प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ है, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है उतना हमें प्रोड्यूस यहाँ से इस मशीन से मिलता है।
आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए। मैं आपको ऑर्गेनिक यानी कि वेट वेस्ट के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ट करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। खाद को हम एरोबिन से डालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद जो आप यहाँ पे रखी देख सकते हैं। सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है, जो कि आपके पीछे रखी हुई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है। इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 केजी खाद को तैयार किया। हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है? जी हाँ, इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इससे हर दिन 20 से 25 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है। बिल्कुल साहब, एक और बात बताएं हमें कि ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है? जी हाँ, इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है। सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम इस पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं। इसे कहते हैं वाकई आपदा से अवसर, इसे कहते हैं वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच। जैविक अपशिष्ट को कंपोस्ट और ऊर्जा में बदलने की ये प्रक्रिया रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी की ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। मैसों से निकलने वाले यूज्ड कुकिंग ऑयल को भी एक नई उपयोगिता दी जा रही है। जो कुकिंग ऑयल पहले एक वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता था, आज वही रिन्यूएबल फ्यूल के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। आइए देखते हैं इस अनोखी पहल के बारे में। यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं। इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी, सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है, किस तरीके से यूज्ड कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वीरेंद्र कुमार जी। सर, हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए। सर, जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी सेहत के ऊपर असर डालता है। इससे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके, जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज है, उसको हम अलग करके किसी अपनी वित्तीय संस्था को देते हैं, ताकि इसकी रिसाइकल करके उसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं, ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सकें। थैंक यू सर, हमें यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद। यूज्ड कुकिंग ऑयल को बायोडीजल में परिवर्तित करना सर्कुलर इकोनॉमी की सोच को मजबूत करता है। ऑर्गेनिक वेस्ट के बाद अब बारी है एक और बड़ी चुनौती की, जो कि है प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन आज विश्व भर के लिए एक गंभीर चुनौती है। इससे निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने कलेक्शन, सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग की एक मजबूत व्यवस्था तैयार की है। आइए देखते हैं। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज्ड कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर, हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए, कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है? प्लीज। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा जय हिंद।
प्लास्टिक आज के गंभीर विषय इशू है, बन चुका है। हमारी कोशिश यही है प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स, लिविंग एरियाज, कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक प्रोडक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन प्रोडक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहाँ से ये सारा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे मेरे सामने टेबल, चेयर, बेंच और मेरे पीछे रखा गया कबर्ड। इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। मेरे सामने रखी गई जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है कि आर्मी न केवल रेगिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। बिल्कुल सर। हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है? प्लीज हमारे सभी व्यूअर्स लिसनर्स को बताइए। ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हो ये मजबूत है, धूप, बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है। एब्सोल्युटली कंफर्टेबल है, ये बात की वाउचिंग मैं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग इस पे बहुत आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में। सब क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं? इसके बारे में अगर आप बता पाएं। जी हाँ, बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकती हो और आप अगर आप प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकती हो। बिल्कुल। और सर हम देख रहे हैं कि हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाएं? जी, ये जो मार्क 80 kg का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 kg प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 kg वेस्ट को फैलने से रोका गया है। एब्सोल्युटली 80 kgs वेस्ट। आप सोचिए 80 किलो वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना कितनी अहम चीज है। ये कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, इसमें कितनी चीजें हैं? इसमें डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाई जाती है, जिसमें आपके सामने लगा हुआ टेबल, चेयर, मेरे पीछे भी कबर्ड भरा हुआ है, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। सर हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट की ये व्यवस्था वास्तव में सराहनीय है, लेकिन सस्टेनेबल इकोसिस्टम तभी पूरा होता है जब पेपर और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का भी वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाए। पेपर और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का प्रबंधन आज के समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। आइए देखते हैं हमारी इंडियन आर्मी इस चुनौती का समाधान किस प्रकार कर रही है। ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे हवलदार कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं। जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल इस पूरे कैंप में डिजिटलाइजेशन ई ऑफिस द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पेपर का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरनमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि आपके सामने चार्ट पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है। जय हिंद। तो जैसा कि आपने देखा, इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकिल और अपसाइकिल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक के सारे पेपर्स पहुंचते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन अगर देखी जाए तो यहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है। डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है,
लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकिल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती हैं, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा। क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा हैं? आइए जानते हैं हवलदार इशफाक अहमद जी से। सर, स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं? जय हिंद। हाँ, बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। ये जो आपके सामने ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसीज के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सीलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सीलेंट इनिशिएटिव आई वुड से। पेपर और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रबंधन की ये व्यवस्था किसी भी संस्थान के लिए एक आदर्श मॉडल हो सकती है। आइए अब बढ़ते हैं ग्रीन मोबिलिटी और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की नई दिशा में। कार्बन एमिशंस को कम करने और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना तेजी से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अपने फ्लीट का हिस्सा बना रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में हवलदार आशीष से। जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है, जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मूवमेंट्स के लिए किया जा रहा है। आप मेरे दाएं और एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा। साथ में एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। सामने इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं, जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। एक फुल्ली चार्ज व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48,000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं। जय हिंद। इस गूंज के साथ अब चलते हैं इस अभियान के एक और प्रेरणादायक पहलू की तरफ, जहां सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक जिम्मेदारी एक साथ नजर आ रही है। पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है संसाधनों का पुनः उपयोग। इसी सोच के साथ यहाँ स्थापित की गई है वॉल ऑफ काइंडनेस, जहाँ उपयोगी वस्तुएं जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। Ladies and gentlemen, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। आप देख सकते हैं हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है।
आप इस दीवार को देखिए, ये जो अलमारी यहाँ पर है, ये जो कैबिनेट है, ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शानदार दिखने वाला शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। और इसके साथ साथ ही this is actually a wall of kindness, which means as you can see, donate what you can, take what you need। मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में बताइए। जय हिंद, मैं हवलदार विनोद कुमार। आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म है, वो सब इधर डोनेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, वहाँ बुक्स की शेल्फ है और जहाँ यूनिफॉर्म की, ये कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि विदाउट चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ यहाँ से सामान ले जाते हैं। बाकी अभी तक 10 टन से 12 टन तक कपड़े यहाँ से डोनेट हुए थे और काफ़ी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा किस प्रकार के कपड़े डोनेट होते हैं और ये जो डोनेशन हैं ये कपड़ों के, ये कौन लोग हैं, वो कौन करते हैं यहाँ? जी सर, बेसिकली देखा जाए तो जहाँ पर तीनों फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस के ऑफिसर जवान अपनी यूनिफॉर्म, जहाँ उनके बच्चों के जो खिलौने, किताबें, यूनिफॉर्म, ये सब जहाँ डोनेट होती है। हमारे साथ हैं नायक दिनेश कुमार जी। सर जैसा कि आप देख पा रहे हैं रैक में तीनों आर्म्स की जैसे रखी गई है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इस ड्रेस को हम रिस्पेक्टफुली तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं। ये पहल केवल वस्त्रों तक सीमित नहीं है। ज्ञान के संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए यहाँ एक अनोखा बुक बैंक भी स्थापित किया गया है जो किताबों को नए पाठकों तक पहुँचाकर उन्हें एक नई जिंदगी देता है। और जब इसी सोच को सैनिकों की पहचान से जोड़ा जाता है तो सामने आता है वॉल ऑफ काइंडनेस। वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक मैंने दिखाया कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहाँ पर बुक्स भी है। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स यहाँ पर काफ़ी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीडीएस, एसएसबी, सभी तरह की बुकें आपको देखने को यहाँ मिल जाए। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहाँ पर डोनेट करते हैं। इन सार्थक प्रयासों के माध्यम से न केवल संसाधनों का बेहतर उपयोग हो रहा है बल्कि सामाजिक सहभागिता को भी मजबूती मिल रही है। और जब इनोवेशन की बात हो तो टेक्नोलॉजी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य ऊर्जा का नवाचारी उपयोग भारतीय सेना की सोच को एक नई पहचान देता है। रिमोट और चैलेंजिंग लोकेशंस के लिए विकसित सोलर हट और सोलर संतरी जैसे इनोवेशंस इसका जीवंत उदाहरण है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोल। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है। जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉय होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है। साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहाँ से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं। सोलर टेक्नोलॉजी
का ये अद्भुत प्रयोग एनर्जी इंडिपेंडेंस और सस्टेनेबिलिटी दोनों को एक साथ मजबूत करता है। इन सभी पहलुओं के बाद अब समय है इस पूरे अभियान के समग्र संदेश को समझने का। आइए इस पूरे हरित अभियान का सार और समग्र निष्कर्ष एक बार फिर प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे जी से जानते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जब हम कल्चरल चेंजेस की बातें करते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें 3 बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा। हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं। तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप शंकर विहार नई दिल्ली में हमारी इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि सस्टेनेबिलिटी यहाँ सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक जीवंत संकल्प है। एरोबीन कंपोस्टिंग से लेकर बायोगैस जनरेशन तक, यूज्ड कुकिंग ऑयल के साइंटिफिक डिस्पोजल से लेकर प्लास्टिक, पेपर और ई वेस्ट मैनेजमेंट तक, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग तक, हर इनिशिएटिव एक स्पष्ट संदेश देता है कि एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चल सकती हैं। ये प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। जल, जंगल और जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी राष्ट्र निर्माण का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय सेना के ये इको वॉरियर्स इन ऑलिव ग्रीन हमें दिखाते हैं कि लीडरशिप सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि सस्टेनेबल फ्यूचर के निर्माण में भी दिखाई देती है। आकाशवाणी के 90 सालों की इस यादगार यात्रा में हम इन प्रयासों को नमन करते हैं और आशा करते हैं कि इनकी कहानियाँ हम सबको अपने जीवन में छोटे छोटे ग्रीन इनिशिएटिव्स अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी। मैं हूँ राजलक्ष्मी और आप सुन रहे थे आकाशवाणी का हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स बियॉन्ड द यूनिफॉर्म, इको वॉरियर्स इन ऑलिव ग्रीन, सीधा इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप शंकर विहार नई दिल्ली से। जय हिंद। संदेश to soldiers, तुम आन हो, तुम शान हो, तुम मुल्क की पहचान हो। हम दिल से तुमको चाहे हैं, तुम रूहे वतन, तुम जान हो।